डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बी पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में हम राजा राम मोहन राय का अध्ययन कर रहे थे। राजा राम मोहन राय के हमने धार्मिक विचारों तक का अध्ययन कर लिया था, जिनको कि भोर का सितारा और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। उस समय में उनके विचार बहुत ही क्रांतिकारी प्रतीत होते थे। क्रांतिकारी से तात्पर्य ऐसी बेड़ियों में जकड़े हुए समाज को बेड़ियों से मुक्त करने की जो प्रत्यक्ष रूप में बात सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने की, उससे पहले इतनी निर्भीकता से इन विचारों को अन्य थिंकर्स ने व्यक्त नहीं किया था। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए आज राम मोहन राय के सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे। उन्होंने शिक्षा, राजनीतिक सभी विषयों पर अपने विचारों का प्रतिपादन किया। सामाजिक विचार भी राजा राम मोहन राय के बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज ही सामाजिक बंधनों में अपने आप को जकड़ लेता है। जिस तरह से मकड़ी अपना जाला बनाती है, परंपराएं एक समय के बाद सोसाइटी को उसी रूप में अपने अंदर जकड़ लेती है, जिससे कि आवश्यक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन भी अपनाने में दिक्कतें आती है। और जब गुणात्मक परिवर्तनों को अपनाने की कोई बात किसी दार्शनिक थिंकर के द्वारा उठाई जाती है, तो उसे भी संदेह की नज़रों से प्रारंभ में देखा जाता है। राम मोहन राय ने सामाजिक विचारों में परंपरावाद और अनुदारवाद का विरोध किया। बहुत सी परंपराएं सोसाइटी में घर कर चुकी थी और विदेश जाना बहुत बड़ा अन्याय समझा जाता था। उस समय अपवित्रता का कार्य समझा जाता था। राम मोहन राय ने सबसे पहले लंदन जाकर इस मिथक को तोड़ा कि विदेश जाने मात्र से कोई भी अपवित्र नहीं हो जाता। और भी सोसाइटी में जो अनेक प्रकार की परंपराएं थी, उनको तोड़ने का इन्होंने प्रयत्न किया। शिक्षा को बढ़ावा देना और सामाजिक रूप से भी व्यक्ति जो कर्मकांडों के अंतर्गत ग्रसित था, उनको खत्म करने का प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया। जो होता आया है वो सदैव सही नहीं होता, उसके पीछे तर्क और बौद्धिक आधार पर सोचने समझने की बात राम मोहन राय ने उस समय की। इसी तरह जाति प्रथा और सामाजिक अन्याय का विरोध, व्यक्ति व्यक्ति के बीच स्थायी अंतराल उत्पन्न करने वाली जो जाति व्यवस्था थी, उसे खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने अपने विचार दिए कि ये जो जाति है, ये सोसाइटी को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देती है और सोसाइटी के अंदर जो आवश्यक समरसता उत्पन्न होनी चाहिए उसे नहीं होने देती। व्यक्ति व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जैसे प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से जन्म दिया है, उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को सम्मानपूर्ण, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। व्यक्ति के ये हाथ नहीं है कि वो किस घर में जन्म लेगा। तो जन्म के आधार पर ये जो प्रथा बनी हुई है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। और व्यक्ति व्यक्तियों के बीच ये ऊंच और नीच की जो भावना है, इससे निम्न वर्ग में जो मानसिक प्रताड़ना की भावना होती है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। नारी की सामाजिक स्थिति के संबंध में राम मोहन राय ने सबसे पहले बोला, क्योंकि उन्होंने बचपन में अपने भाभी को जब सती प्रथा की इसे कुरीति में घसीटते हुए देखा, तब उन्हें ये एहसास हुआ कि किस प्रकार से समाज ने महिलाओं को स्वयं ही अपनी बलि देने के लिए प्रेरित कर दिया है। उन्हें महिमा मंडित कर, उन्हें देवी रूप में प्रमाणित करने की कोशिश करके उन्हें जीवित रहते हुए जला दिया जाता है। जबकि एक कोई महिला मर जाती है, तब पुरुष के लिए इसी प्रकार की कुरीति क्यों नहीं बनी हुई है। उन्होंने सामाजिक जीवन में स्त्री की शक्ति और गौरव में विश्वास उत्पन्न किया कि स्त्री और पुरुष में
शारीरिक सामर्थ्य के अलावा कोई अंतर नहीं है। दोनों में बौद्धिक स्तर समान हो सकता है यदि दोनों को समान रूप में अवसर दिए जाएं। नारी विरोधी जो परंपराएं, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या हत्या, बाल विवाह, विधवा विवाह पर जो रोक थी उसे इन्होंने खत्म किया। बहुत कम उम्र में यदि लड़कियां विधवा हो जाती उनका पुनः विवाह करने समाज में अनिवार्य होना चाहिए ताकि वो एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके। सती प्रथा को इन्होंने अपने प्रयत्नों से लॉर्ड बेंटिक के माध्यम से कानूनन अपराध घोषित करवाया। इसी तरह स्त्री शिक्षा पर बल दिया क्योंकि राम मोहन राय ने आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा का अध्ययन करके ये समझ लिया था कि समाज में परिवर्तन या विकास की दिशा एजुकेशन ही दिखा सकती है। तो उन्होंने स्त्रियों को भी शिक्षा के प्रति आकर्षित करने का प्रयत्न किया और सोसाइटी में भी ये अपील की कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही शिक्षा या बौद्धिक अध्ययन की छूट मिलनी चाहिए। स्त्रियों के उत्थान हेतु सकारात्मक प्रयत्न कि लड़कियों की कम उम्र में शादी नहीं की जानी चाहिए और उन्हें पढ़ने लिखने के पूरे अवसर सोसाइटी में मिलने चाहिए। तो महिलाओं को एक निम्न स्तर से उठाकर उन्हें गरिमापूर्ण स्तर पर ले जाने की बात सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने ही की थी। सामाजिक आधुनिकीकरण का समर्थन, हर एक विषय में हम परंपरागत से निकलकर आधुनिकता की जब और चलते हैं, वो राजनीतिक फील्ड में भी हो सकता है, सामाजिक फील्ड में भी, आर्थिक फील्ड में भी। तो सामाजिक दृष्टि से जो समाज जिस जगह रुका हुआ था, जो एक रोक बनी हुई थी, समाज बेड़ियों में जकड़ा हुआ, समाज सामाजिक कुरीतियों में, अंधविश्वासों में जो घिरा हुआ था, उन अंधविश्वासों को तोड़कर आधुनिकता के परिवेश में अग्रसर करने का समर्थन राजा राम मोहन राय ने किया। क्योंकि समाज में जो विभिन्न वर्ग ये बने हुए हैं, इन वर्गों को खत्म होना चाहिए और मानव मानव के बीच सामाजिक समरसता का भाव भी उत्पन्न होना चाहिए। राजा राम मोहन राय का ये प्रयत्न था। तो सामाजिक दृष्टि से जब तक ये छोटे बड़े का, ऊंच नीच का ये भाव जब तक खत्म नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की महत्ता जब तक स्थापित नहीं होगी, एक सफाई करने वाले व्यक्ति का भी वही महत्व होना चाहिए जो कि प्रशासन में किसी उच्च अधिकारी के कार्य का महत्व है। क्योंकि एक भी कार्य नहीं होगा तो समाज में एक अजीब अफरा तफरी का सा वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। तो हर एक व्यक्ति के रूप में व्यक्ति की वैल्यू स्थापित होनी चाहिए। अंधविश्वासों का तर्क के आधार पर अंत, क्यों मैंने पहले बताया, जो होता आया है वो हमेशा सही नहीं होता। ठीक है, किसी समय में कोई मिथक या कोई परंपरा किसी कारणवश अपनाई होगी, लेकिन उस लकीर को सदैव के लिए नहीं माना जा सकता। उसे तर्क के आधार पर सोचने की बात राजा राम मोहन राय ने कही। सामाजिक एकता और समरसता में विश्वास, ऊपर के जो जाति प्रथा, सामाजिक अन्याय का विरोध करना, सामाजिक आधुनिकीकरण का समर्थन या अंधविश्वासों को खत्म करना, ये सब सामाजिक एकता और समाज में समरसता का भाव उत्पन्न करना ही उनका मुख्य लक्ष्य था। क्योंकि जब तक समाज सुदृढ़ और एकीकृत नहीं होगा तब तक वो अपने दूसरे लक्ष्यों में या विश्व स्तर पर अपनी महानता भी प्रदर्शित नहीं कर सकता। व्यक्ति व्यक्ति के बीच का भेद खत्म होना चाहिए और मानवीय गरिमा और विवेक में विश्वास व्यक्ति प्रकृति की सबसे एक सुंदर रचना है और प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और व्यक्ति ही एक ऐसी रचना कुदरत की है जिसमें सोचने समझने की, चिंतन मनन करने की क्षमता है, क्योंकि उसमें विवेक है और विवेक के आधार पर वो किसी भी बात के, किसी भी विचार के, किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को समझ सकता है। जबकि और किसी अन्य जीव में ये विवेक की प्रवृत्ति नहीं होती, ये व्यक्ति में ही होती है। तो मानवीय गरिमा और विवेक को उन्होंने सर्वोच्च स्तर पर रखा। इसी के साथ राजा राम मोहन राय ने अपने शिक्षा संबंधी विचार दिए। राजा राम मोहन राय ने जब आधुनिक भाषाओं में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया और
अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के बाद उन्होंने ब्रिटिश साहित्य को जब पढ़ा तो उन्होंने देखा कि वो उदारता और स्वतंत्रता की भावनाओं से कितना ओतप्रोत है, जबकि भारतीय समाज बिल्कुल एक अंधकार के उसमें जकड़ा हुआ था। तो उन्होंने शिक्षा का महत्व प्रतिपादित किया, क्योंकि शिक्षा ही वो चीज़ है जो व्यक्ति को सामाजिक बंधनों से मुक्त करती है, सामाजिक कुरीतियों से निकलकर कुछ नया करने की प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है। तो राम मोहन राय ने भारतीय समाज को मध्ययुगीन जो अंधकार था, जिसमें महिलाओं पर विशेष रूप से बहुत सारे बंधन जकड़े हुए थे, इन मध्यकालीन बंधनों से निकलकर एक नए और विकसित भारत को बनाने की कोशिश की, ताकि भारत समृद्ध राष्ट्रों की श्रेणी में आ सके। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है और व्यक्ति की मन मस्तिष्क की जो बंद खिड़कियां हैं उनको शिक्षा खोल देती है। उसके सोचने का जो है नज़रिया वो बहुत सकारात्मक परिवर्तित कर देती है। राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन शिक्षा। किसी भी राष्ट्र में जब एकता की भावना, सांस्कृतिक एकता की भावना उत्पन्न नहीं होगी, राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। बहुत से लोगों के एक स्थान पर बसने मात्र से राष्ट्र नहीं बनता, अपितु उस समाज के लोगों में जब तक आपस में भाईचारा, बंधुत्व की भावना नहीं होगी, एकता की भावना नहीं होगी, वो एक भूमि पर रहने वाले लोग एक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते। ये एक शिक्षा ही है जो व्यक्ति के साथ व्यक्ति के सहयोग को प्रवर्तित करती है। तो राष्ट्र निर्माण शिक्षा के बिना संभव नहीं है। मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति का अंत राजा राम मोहन राय ने कहा कि मंदिरों और मठों के एकाधिकार में जो शिक्षा थी, जिसमें धर्म आधारित शिक्षा एकमात्र दी जाती थी, जो कि संकीर्ण थी, जो कि कुछ वर्गों के लिए ही थी और बहुत से लोगों को शिक्षा से वंचित किया हुआ था, इस अनुदारवादी संकीर्ण शिक्षा को खत्म करके वैचारिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न राजा राम मोहन राय ने किया। क्योंकि जब तक व्यक्ति खुलकर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता, यदि उसे ये स्वतंत्रता नहीं दी जाए तो उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास ही नहीं हो सकता। तो मध्ययुगीन शिक्षा को खत्म करके और आधुनिक जो यूरोप के देशों में जो शिक्षा पद्धति का प्रचलन है, जो व्यक्ति का सोचने समझने का दायरा बहुत विस्तृत कर देती है, उस शिक्षा को भारत में लागू करने का प्रयत्न राजा राम मोहन राय ने किया। भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के अध्ययन पर बल। ये नहीं है कि उन्होंने पाश्चात्य और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, तो भारतीय दर्शन और संस्कृति को छोड़ने की बात कही। उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदों के महत्व को उन्होंने प्रतिपादित किया, क्योंकि जो भारतीय दर्शन प्राचीन से अब तक अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं, उसे खत्म नहीं कर सकते, अपितु उसके साथ कुछ ऐड करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम ज्ञान के दूसरे स्तर को नहीं देखेंगे तो हम कूप मंडूक बने रहेंगे। तो हम यूरोप के देशों के दर्शन को समझकर अपने दर्शन का और विस्तार भी कर सकते हैं, और उन देशों में हमारे दर्शन का प्रचार प्रसार भी हम तभी कर पाएंगे जब उन देशों की भाषा और संस्कृति को जानेंगे। क्योंकि राष्ट्रों की आपसी संस्कृतियों के समन्वय से विश्व की एकता प्रतिपादित होती है। इसी तरह पाश्चात्य शिक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम का समर्थन। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के राजा राम मोहन राय बहुत समर्थक थे, और जो पाश्चात्य तर्क पद्धति है, बौद्धिक स्तर से संबंधित गणित है, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, इन अध्ययन विषयों का स्कूल लेवल से लेकर उच्च शिक्षा तक अध्ययन करवाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में केवल अंधविश्वासों से जुड़ी शिक्षा पद्धति नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक और निःशुल्क शिक्षा, क्योंकि उस समय के भारत की स्थिति देखें तो हर एक व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाने के लायक कैपेबल नहीं था। उन्होंने शिक्षा को सार्वजनिक करके, और शिक्षा की व्यवस्था राज्य या सरकार के द्वारा की जानी चाहिए।
हर एक व्यक्ति को एक निश्चित उम्र तक निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि उसमें एक सामान्य बौद्धिक स्तर का विकास हो सके। उसके पश्चात जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा और सामर्थ्य वो कर सकता है, लेकिन मिनिमम लेवल जो शिक्षा का है वो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो, और ये तभी हो सकता है जब इसकी जिम्मेदारी राज्य या सरकार की निश्चित कर दी जाए। स्त्रियों को शिक्षा देने के हिमायती, जब तक स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाएगी, वो अपने ऊपर लादे हुए बंधनों के बोझ से कभी भी मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी सोच को इस तरह का कर दिया है कि नियति ने उनके साथ ऐसा किया है, या महिलाएं स्वाभाविक रूप से कोमल और कमज़ोर होती हैं, वो पुरुषों पर या समाज पर डिपेंड है। राजा राममोहन राय की उस समय की सोच को देखकर आज लगता है कि कितनी दूरदर्शिता उनमें होगी, कि आज महिलाओं ने प्रत्येक फील्ड में अपनी क्षमता का परिचय दिया है, बल्कि लोहा मनवाया है। आज महिलाओं ने धरती से आकाश तक सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समकक्ष अपनी क्षमता प्रदर्शित की है, सामर्थ्य का प्रदर्शन किया है। तो स्त्रियों को शिक्षा की हिमायत भी सबसे पहले राजा राममोहन राय ने की थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था यूरोप के देशों में स्त्रियों के सोचने समझने का नज़रिया क्यों इतना सही है, क्यों नहीं वो अपने ऊपर बंधनों को हावी होने देती है, क्योंकि उनमें शिक्षा का विकास हो चुका था, उनका दिमाग बहुत विकसित हो चुका था। शिक्षा संस्थाओं में शारीरिक दंड की परंपरा के विरोधी, जो प्राचीन भारत में शिक्षा संस्थाओं में दंड की जो व्यवस्था थी, उससे विद्यार्थियों में एक अलगाव की जो प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती थी, वो शिक्षा संस्थाओं को ही दंड के मारे छोड़कर भाग जाते थे। तो शारीरिक दंड विद्यार्थियों को नहीं दिया जाना चाहिए। यदि कोई त्रुटि होती है तो उन्हें सबसे पहले अध्यापकों के द्वारा समझाया जाना चाहिए। उन्हें अच्छे और बुरे दोनों मार्गों के उदाहरण उनके सामने रखकर अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। लेकिन शारीरिक दंड यदि दिया जाता है तो विद्यार्थियों में अपराध की भावना जागृत होगी, और वो शिक्षा भी प्राप्त नहीं करेंगे, और सोसाइटी के लिए वो एक कांटे बनकर तैयार हो सकते हैं। तो शिक्षा संस्थाओं में शारीरिक दंड नहीं, बल्कि वहाँ पर ममता, समरसता, बंधुत्व जैसी चीज़ें सिखाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसी के साथ राजा राममोहन राय ने अपने आर्थिक विचार भी प्रतिपादित किए। आर्थिक विचारों में राजा राममोहन राय ने उस समय भारत आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम भी था। रिसोर्सेज में भारत प्राचीन काल से ही सक्षम है, लेकिन फिर भी व्यक्ति गरीबी के उससे जूझ रहा था। जर्मी बेंथम के उपयोगितावाद से राजा राममोहन राय प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने यूरोपीय साहित्य, यूरोपीय विचारकों का अध्ययन किया। भारत की आर्थिक आवश्यकताओं के प्रसंग में भी राय ने उपयोगितावादी ढंग से विचार किया कि जिस चीज़ से अधिकतम लोगों को सुख मिलता हो, सुख से मतलब जो उनके लिए उपयोगी हो, उस दृष्टिकोण को काम में लिया जाना चाहिए। राजा राममोहन राय ने निजी संपत्ति और स्वामित्व का समर्थन किया, क्योंकि संपत्ति एक ऐसा तत्व है जो समाज के व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है। व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताएं जब तक पूर्ण नहीं कर सकता, तब तक वो अपने नैतिक और मानसिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर सकता। तो संपत्ति पर व्यक्ति का निजी हक होना चाहिए। हाँ, ये इतनी नहीं हो कि सोसाइटी में विभिन्न वर्गों के बीच एक स्थायी अंतराल हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को उसके पास जो संपत्ति है उसके स्वामित्व का उसे हक मिलना चाहिए। और पुरुष के मरने पर पुत्र के साथ उसकी पत्नी और पुत्री के अधिकार का समर्थन भी राजा राममोहन राय ने किया, क्योंकि पुत्री और पत्नी भी वह उस पति की संपत्ति में उतने ही हकदार है। ये बातें राजा राममोहन राय ने सबसे पहले की, और आज इन बातों को हम प्रत्येक देश के कानूनों में प्रमाणित होते हुए देख रहे हैं। काश्तकारों के शोषण का विरोध, ये जो स्थायी बंदोबस्त उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में और कई जगहों पर जो अपना शासन स्थापित कर लिया था, वहाँ पर स्थायी बंदोबस्त की
व्यवस्था की जिसमें जमींदार को लगान वसूल करने का अधिकार दिया, क्योंकि जमींदार एक तरह से मीडिएटर के रूप में प्रतिपादित कर दिए गए, जो किसानों से ये कर वसूल करते थे, लगान वसूल करते थे खेती पर, फसल पर, और शासकों को जमा करवाते थे। लेकिन जमींदार किसानों के प्रति दया भाव नहीं रखते थे, बल्कि जितना उन्हें राजकोष में जमा कराना होता उससे कहीं अधिक वो किसानों से हड़प जाते थे। और स्थायी बंदोबस्त में तो बहुत सालों के लिए ये निश्चित कर दिया गया कि इतनी अमुक व्यक्ति से या इतनी ज़मीन पर इतना लगान, जबकि कई बार प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है तो फसलें बर्बाद हो जाती है। उन चीज़ों का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया, क्योंकि काश्तकारों का यदि शोषण नहीं रोका गया तो भारत उन्नति की तरफ नहीं जा सकता। विलासिता के सामान पर कर की मात्रा बढ़ाने पर बल। विलासिता का सामान जो धनी संपन्न धनाढ़ वर्ग है, एक तरफ ऐसा वर्ग जिसकी न्यूनतम दैनिक आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पाती, और एक वर्ग ऐसा जो विलासिता पर बहुत अधिक खर्च कर देता है। तो ऐसे में राजा राम मोहन राय ने कहा कि विलासिता के सामानों पर कर की मात्रा बढ़ा दी जानी चाहिए, जबकि जो दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं उनमें कर की मात्रा कम की जाए, ताकि आम व्यक्ति के जीवन बसर में उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, शेष हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।